हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैं हूं अरबाब जहांगीर। गरीदा फारूकी तबीयत की नासाजी की वजह से आज प्रोग्राम करने से कासिर हैं, इसलिए मैं प्रोग्राम आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, 9 दिन हो गए हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत मासूम ज़ैनब के कातिलों को, मुजरिम को पकड़ने में अभी तक नाकाम दिखाई दी है। 9 दिन पहले ज़ैनब जिंदा थी, ज़ैनब अगवा हुई। इन 9 दिनों में वो हेडलाइन स्टोरी बनी, लेकिन ये हेडलाइन स्टोरी 9 दिन के दौरान अब निचली सतह की खबर बन गई है। अखबारों पे भी टॉप लीड्स लगी, अखबारों की सुर्खी लगी, लेकिन अब यह खबर अखबारों के आखिरी पेज पर चली गई है। लेकिन अभी तक हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। कातिल दंदना रहे हैं, मुजरिम आजाद घूम रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत इस वक्त भी कातिलों को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। ज़ैनब के वालिदैन, उन्होंने इब्तिदा में कहा था कि उन्हें पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने चीफ जस्टिस से उम्मीद लगाई थी कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। अब वो भी खासे मायूस होते दिखाई दे रहे हैं। ज़ैनब का मामला तो है ही है, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि नया साल शुरू हुआ तो कौम को भी कुछ चैलेंजेस दरपेश होने लगे। और 1-2 रोज पहले यह भी देखा गया कि भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत एक फरेब है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की जानिब से भरपूर और मौसर जवाब सामने आया। DGISPR की जानिब से भी जवाब दिया गया और वजीर ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी भरपूर और मौसर जवाब फौरी तौर पर भारत को दिया गया और भारत का मुंह बंद कराने की कोशिश की गई। आज इन दोनों इश्यूज पर ही बात करेंगे और हमने बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट मदऊ किए हैं। और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीदा मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज़ैनब के मामले पर बात कर लेते हैं, उससे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मलिक साहब, चूंकि आप पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कातिलों को पकड़ना, अभी तक तहकीकात कहां पहुंची हैं? यह कहा जाता है कि कातिल के करीब पहुंच गए हैं, यह कहा जाता है कि बड़े अहम शवाहिद मिल गए हैं, बस अब कातिलों पर हाथ डाला जा रहा है, गिरफ्त मजबूत हो गई है, लेकिन अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं सामने आया। बहुत शुक्रिया। मैं आपको तफसीलात कुछ बता सकता हूं कि जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसी की बुनियाद पर हम बार बार ये आपके सामने IGP का स्टेटमेंट भी आया। मैंने भी कल एक मीडिया टॉक में ये बात बताई कि हम मुल्ज़िम के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि जो अभी हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, इसके नतीजे में बहुत जल्द हम इस मुल्ज़िम को पकड़ कर कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमें उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट लीड्स मिल गई हुई हैं, कुछ क्लूज़ की बुनियाद पर काम हो रहा है। सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमें काफ़ी प्रोग्रेस है। ये भी दुरुस्त है कि इन 8 मुकदमात के अंदर एक ही मुल्ज़िम है और इस एक मुल्ज़िम की जो मोडिस ऑपरेंडाई, उसका बॉडी के डिस्पोजल का तरीक़ाकार और जो बॉडी के साथ उसकी ट्रीटमेंट होती थी, उन तकरीबन में सब में सिमिलैरिटी पाई जाती है और उसको फोरेंसिक की एविडेंस जो है वो कंक्लूसिवली कंफर्म करती है कि ये एक ही आदमी है। जो DNA की रिपोर्ट्स आई हैं उसकी बुनियाद पर भी ये कहा जा सकता है। मैं आपसे ये बताऊं कि भी एक हमारे जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पर हैं उनमें हमारी फोरेंसिक की टीम वहाँ पे काम कर रही हैं, हमारी टेक्निकल असिस्टेंट्स की टीम्स वहाँ पे काम कर रही हैं, जो हमारी जो पुलिस की टीम्स वहाँ पर JIT वहाँ पर काम कर रही है। वहाँ पे जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके नतीजे में मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आपको उसकी पूरी डिटेल्स भी शेयर करेंगे मीडिया के साथ। सही। और ये मुल्ज़िम जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन मलिक साहब, अगर गुज़िश्ता 2-3 रोज के टॉक शोज में आपकी गुफ्तगू देखी जाए, आपकी कोई मीडिया टॉक देखी जाए, तो यही अल्फाज, यही जुमले थे आपके, बहुत अहम तरीन लीड्स मिल चुकी हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन मुजरिम अभी तक कानून की गिरफ्त से आज़ाद ही है। देखिए, मैं अंडर सम कुछ किसी रीज़न की वजह से मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अगर आपके साथ ऑन कैमरा शेयर करूं तो हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशंस को फ्रस्ट्रेट करे, क्योंकि ये एक बड़ा शातिर मुल्ज़िम है और इसने ये 8 वारदातें की हैं। ये अभी तक किस तरह से अपने जो पैटर्न को इस अंदाज से लेके चलता रहे। तो मैं कुछ चीज़ें, कुछ इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको भी मीडिया के साथ अभी शेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जो आपको हम कह रहे हैं कि हम मुजरिम तक पहुँच जाएंगे जल्द इंशाल्लाह, तो ये आपके साथ जल्दी शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। होपफुली
आपको इस चीज के लिए लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है महमूद रशीद साहब, क्या मलिक साहब जो बता रहे हैं कि बहुत ही जल्दी हम मुजरिम तक पहुंच जाएंगे, उसको पकड़ लिया जाएगा, क्या आप मुतमईन हो रहे हैं इनके जवाब से? चूंकि ज़ैनब के वालिदैन तो इनके इकदाम से मुतमईन होते दिखाई नहीं दे रहे। वो तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुजाहिरीन को ना पकड़ा जाए, जो बेगुनाह अफराद हैं उनको ना पकड़ा जाए, कातिल और मुजरिम को पकड़ा जाए। मलिक साहब की आवाज तो मैंने सुना। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, मलिक साहब ये कह रहे हैं कि बहुत अहम तरीन लीड्स उनको मिल चुकी हैं और जल्दी वो मुजरिम को पकड़ लेंगे, कानून की गिरफ्त में होगा मुजरिम। नहीं, मैं समझता हूं जी कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। मलिक साहब मेरे भाई हैं और इसी शहर से इनका ताल्लुक है, जहां ये वकूआ है उससे मुल्हिका हल्का इनका है। और पिछले 1-1.5 साल के दौरान जिस बर्बरियत का, जिस दरिंदे ने ये मुजाहरा किया और हर 1-1.5 माह के माह इस तरह का वाक़या जो है वो दोहराया गया, और बिल्कुल पुलिस हुकूमत सवाए इसके कि भाग के चले जो अफसोस करो, कोई JIT बना दो, और उसके बाद महीने 15 दिन के बाद वो मामला ठप हो जाता रहा। अल्लाह करे कि अब ये बड़े यकीन के साथ बड़ा कह रहे हैं जी हमने फोरेंसिक उसका एनालिसिस भी किया है, मुल्ज़म के करीब हैं और लगे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं ये उम्मीद कि वो मुल्ज़म पकड़ा जाएगा। बड़ी बात जिसमें सबसे ज़्यादा हमें अफसोस होता है कि ज़ैनब 5 दिन तक उसी महल्ले के अंदर वो जिंदा थी। अगर पुलिस और हुकूमत, यानी पै दर पै इतने वाकयात हो चुके थे, अगर पुलिस के कोई 50 लोग भी उस पूरे महल्ले की तलाशी लेते घर घर, और वहां से एंट्री और एग्जिट पॉइंट उस महल्लों के वो 1-1.5 किलोमीटर के एरिया को बैन कर देते और घरों की तलाशी लेते, तो मुल्ज़म भी पकड़ा जाता और ज़ैनब भी शायद जिंदा मिल जाती। लेकिन जो अहले मोहल्ला ने बताया, जो उनके वरसा ने, कजन्स ने बताया, मैं खुद वहां पे गया हूं जिस दिन ये वकूआ हुआ है, तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल सामने आती है कि पुलिस के कान पे जूं नहीं रेंगती, और मुर्दा ज़ैनब की लाश पे भी वो DPO साहब कहते हैं जी 10,000 रुपया जो है ना ये पुलिस वालों को दे दें, ज़ैनब के जो वरसा हैं वो। तो ये जो एटीट्यूड है, ये पिछले 1.5 साल में 10-12 वाकयात का होना, मुल्ज़म का ना पकड़ा जाना, पहले इसके अलावा क्या कुछ अब तक हुआ, कोई नतीजा नहीं है। अल्लाह करे नतीजा निकल आए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक ज़ैनब का मसला जो हाईलाइट हो गया। ठीक है, आज भी अखबारों के अंदर 3 इस तरह के वाकयात जो है वो कोट हुए हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। तो पंजाब के अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंतहाई बदतरीन है, और बच्चों और बच्चियों को ये जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाना ये रोज का मामूल बन चुका है, और हुकूमत का फोकस इस तरफ नहीं है कि वो कोई इस तरह की ठोस मनसूबाबंदी करे ताकि इन वाकयात को रोका जा सके। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 10 साल में किसी मुल्ज़म को पकड़ के सरेआम फांसी दी गई हो, उसका ट्रायल हुआ हो अदालत के अंदर, और फिर उसको सजा हुई और उस सजा पे अमल दरामद हुआ हो, तो लोगों के लिए वो निशाने इबरत बना हो। लेकिन ये हमने तो नहीं देखा। अल्लाह करे कि अब ये सारा कुछ हो जाए। महमूद रशीद साहब, इस केस में तो ज़ाहिर मलिक साहब भी यकीन दहानी करा रहे हैं कि एफर्ट्स भी वो कर रहे हैं और जल्द ही उस कातिल को पकड़ने में कामयाब भी हो जाएंगे, फिर आप इतने मायूस क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कातिल नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, जब पहले नहीं पकड़ा गया, 8 केसेस में वो नहीं पकड़ा गया, 6-8 केसेस में DNA तो सेम है, अब क्या ये कर लेंगे? यानी जिस वक्त वो पकड़ा जा सकता था 5 दिन तक ज़ैनब के अगवा के बाद, जब वो पकड़ा जा सकता था, ज़ैनब को भी बचाया जा सकता था, उस वक्त तो इन्होंने किया कुछ नहीं। और अब उसके मरने के बाद ये जो भी कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो दरिंदा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। जिस तरीके के साथ वो इसकी डेड बॉडी फेंक के निकला है, उस वक्त पुलिस कहां थी, हुकूमत किधर थे? ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बातें करते हैं, उस वक्त तो वो पकड़ा जा सकता था। अब ये पकड़ने तो उनकी बहादुरी, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये पकड़ सकते हैं। वक्त पर मेजर्स अगर लिए जाते तो जाहिर वो पकड़ा जा सकता था। अमजद शोएब साहब, हुकूमत कहती है हम कातिल जल्द पकड़ लेंगे, ऑपोजिशन कहती है हमें कोई उम्मीद नहीं, कातिल नहीं पकड़े जा सकेंगे। आप क्या कहते हैं? आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या पुलिस इस पूरे केस में मजमूई तौर पर नाकाम हो चुकी है? आपका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की जानिब से मुतादिद बार डेडलाइंस दी गई कातिल को पकड़ने की, लेकिन वो डेडलाइंस खुद ही डेड हो गई। बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन वो दावे भी खोखले साबित हुए। अभी तक ज़ैनब का कातिल आज़ाद है, कहीं दंदना रहा है और सांस भी ले रहा है, कानून की गिरफ्त में अभी तक नहीं आ सका। अमजद शोएब साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपके पास सवाल छोड़ा था कि आप क्या कहेंगे इस पूरे केस में मजमूई तौर पर, क्या पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? पुलिस को आप नाकाम होता हुआ देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे पूरी तवक्को और पूरा यकीन है कि कातिल बिलाखिर पकड़ा जाएगा। मेरा तजर्बा ये बताता है कि जब भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो पॉलिटिक्स से हटके पूरी अपनी जो उनकी इस्तबदाद है उसको बरूए कार लाएं तो कोई भी शख्स कानून की जद से बच नहीं सकता। बदकिस्मती ये है कि ये रवैया उनका, ये सीरियसनेस, ये अर्जेंसी पहले नहीं थी जो अब है। और अब क्यों है? इसलिए कि कसूर में एक ऐसा कोहराम मचा, बल्कि पूरे मुल्क में मचा, और कसूर में तो लोगों ने जाने दी, और जो एहतजाज आया वो हुकूमत के वहम गुमान से बहुत बढ़ के था। और अमजद साहब, कतल कलामी की माजरत मीडिया पर जब हाईलाइट हुआ ना, मीडिया पर जब चीज नजर आई तो फिर हुकूमत में आई। देखिए, मीडिया ने वो रोल प्ले किया जो मीडिया को करना चाहिए। मीडिया ने पूरी तरह हाईलाइट ये की चीज, लेकिन मीडिया भी वो कुछ दिखा रहा था जो कसूर के लोग कर रहे थे। कसूर में आपने देखा कि थानों पे हमला हुआ, कसूर में लोग बिल्कुल, मैं समझता हूं इस वाक़े ने हिला के रख दिया, और कसूर के लोगों ने जाने दी। जो कैजुअल्टीज हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई, कई लोग जख्मी हुए, 2 आदमी जान से गए। ये कोई छोटा मुजाहरा नहीं था, ये तो बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला बन सकता था। जैसे जाने गई, आपने देखा मॉडल टाउन का किस्सा जान नहीं छोड़ रहा, तो अब ये एक नया किस्सा गले पड़ जाना था। तो ये तो हुकूमत में दबाव इतना आ गया कि अब पुलिस हरकत में है, और मुझे पूरा यकीन है जब भी पुलिस सिंसियरली बगैर रिश्वत खाए पूरे तनदही से काम करती है तो मुजरिम तक पहुंच जाती है। बदकिस्मती यह है कि ये पुलिस की रिफॉर्म्स नहीं की। नतीजा ये कि वो देखें, लाश के ऊपर भी 10,000 मांग रहे थे, लेकिन ये हम पहुंचे इस जगह पे जबकि 8-9 बच्चियों के साथ ये पहले काम हो चुका था। क्या उस वक्त भी एक इसी तरह के जलसे जुलूस की, इसी तरह के मुजाहरे की जरूरत थी, इसी तरह मीडिया के ऊपर कोहराम मचने की जरूरत थी कि फिर हुकूमत को यह ख्याल आता कि इसकी भी तहकीकात करानी चाहिए? वो 8 केस क्यों गायब हो गए दुनिया से? उनके कातिल, अगर ये कहीं वही आदमी है जिसने पहले भी किए, तो अगर ये पकड़ा जाता जब ये पहले वाकयात हुए तो शायद कई बच्चियों की जानें बच जाती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब तक आप हुकूमत की ईंट से ईंट नहीं बजाते, वो वहां पे वो कारगुजारी और कारकर्दगी नजर नहीं आती। यहां यही मसला है। यही चीज आप देखेंगे कि कादरी साहब को 76 दिन का धरना करना पड़ा एक FIR दर्ज कराने के लिए। अगर ये सारे काम वक्त पे कानून के मुताबिक होते रहें, जो अवाम का हक है, तो फिर ये धरने भी ना हो, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी ना हो, तो सारे काम ठीक चले। आप उम्मीद है अमजद शोएब साहब के लेकिन मुश्किल यही है, क्योंकि अब हरकत में आ गया, पुलिस हरकत में आ गई, पुलिस कामयाब भी होगी, यकीनी तौर पे होना भी ये चाहिए। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, वाज़ेह तरीन CCTV फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। आज नई तस्वीर भी सामने आई हैं जिसमें उस शख्स का चेहरा भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जो मुजरिम है, कातिल है, मुलजिम है। लेकिन इस तमाम तर चीजों के शवाहिद के सामने आने के बावजूद अभी तक तो पुलिस कामयाब नहीं हो सकी। 9 दिन कोई छोटा अरसा नहीं होता। गुज़िश्ता 5 रोज से पुलिस हरकत में है, लेकिन 5 दिन तक नाकाम है। बड़ी सीधी सी बात है, जब मीडिया बार बार ये जब चीजें दिखा रहा है और कातिल भी कहीं ना कहीं ये चीजें देख रहा है, तो बड़ा अहमक होगा अगर वहीं कसूर में उसी जगह पे बैठा रहा। वो तो लाजमन निकल गया होगा कहीं दाएं बाएं। लेकिन ये है कि उसकी खोज निकाली जाएगी, उस तक पहुंचा जाएगा। ये मुझे अंदाजा है कि हमारे जो अदारे हैं इनमें कैपेसिटी होती है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो मेहनत नहीं करते, वो पैसे मांगते हैं। ये सारी चीज़ें आज मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही हैं इस केस में, क्योंकि इसके ऊपर दबाव बहुत है इस केस का, और ये वक्त लग जाएगा, लेकिन ये पहुंच जाएंगे वहां तक। क्यों कि अगर वो आदमी यहाँ इस मुल्क में मौजूद है तो ज़रूर उसके ट्रेसेस मिलेंगे, वो जा कहीं नहीं सकता। हुआ ये है कि उस आदमी को भी पता लग गया है कि मैं पहचान लिया गया हूं, तो लाजमन कहीं दाएं बाएं छुपा है, कहीं निकल गया उस शहर से, लेकिन पकड़ा जाएगा, ये मुझे पूरी तवक्को है। ठीक है, आपको यकीन है कि पकड़ा जाएगा। मलिक साहब, ये जो 20 रुकनी कमेटी बना दी गई है, क्या ये कमेटी बना देना बच्चों की हिफाजत के लिए काफी है, बच्चों को महफूज बनाने के लिए, या इससे बढ़कर भी कुछ अमली इक़दाम होने चाहिए? देखिए, 2 बातों की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं किसी सूरत ये नहीं समझता कि कोई ऐसी दलील दूं जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि
क्योंकि ये कातिल पकड़ा नहीं गया। और मैंने आपको एक बड़ी ब्रॉडर बात ये बताई थी कि इसमें इन 8 मुकदमात में एक आदमी है जिसका ये कंक्लूसिव एविडेंस हमें मिल चुका है कि इन 8 वाक़यात का परपिट्रेटर एक ही था। ये दुरुस्त है कि अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो फिर उस पर आपका जो भी हक है आप कह सकते हैं, तनकीद भी होगी और सवालात भी उठेंगे, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। कोई मानी नहीं रखेगा मैं बताऊं कि कितने डिकाई ऑपरेशंस किए गए, कितने सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया गया, कितनी जियो फेंसिंग्स की गई, कितने डीएनए टेस्ट करवाए गए, कितने सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस किए गए, कितनी पिकेटिंग की गई, कितनी टेक्निकल असिस्टेंस रिपोर्ट्स ली गई, इसकी कोई मायने नहीं होगी मैं बताऊं कि कितनी एफर्ट हुई। लेकिन जन साहब जो कह रहे हैं मैं भी आपको ये यकीन से दिला सकता हूँ कि इस आदमी तक हम बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। अब ये एक सीरियल क्रिमिनल किलर है। आपके सामने मैं सिर्फ 2 प्रेसिडेंट्स रखूंगा। क्राइम हैज़ टू बी टेकन एज क्राइम। ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस पर सवाल उठता है और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस गवर्नेंस का इशू है, ये दुरुस्त है। लेकिन दुनिया भर में जहाँ पर बड़ी जिद्दत है और जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ममालिक जो अपनी इन चीज़ों को बड़ी बड़ी मॉडर्न लाइन्स पर इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, आज तक पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ एम्बर केस आज तक डिटेक्ट नहीं हो सका। अभी तक एम्बर अलार्म जो है 21 साल के बाद तक वो बंदा नहीं पकड़ा जा चुका। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक केस था जिसकी बुनियाद पर अभी तक 8 साल तक वो पूरी एफर्ट करने के बावजूद उस केस में उस सोडोमिस्ट को नहीं पकड़ सके। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्राइम की डिटेक्शन इटसेल्फ एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के साथ बाज़ औक़ात ताख़ीर होती है मुजरिमों को पकड़ने में, और ये पकड़ा जाएगा। ये मैं आपको इस दलील पर कह रहा हूँ कि आई एम एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी इसको पकड़कर हम भी सुरखरू होंगे। जो बेचैनी है, इस्तराब है, जो लोगों में गम और गुस्सा था, जो सियासी जमातें भी अपने मुद्दे पर, मुझे मियाँ साहब के कंसर्न का बिल्कुल अंदाज़ा है, ये वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए, इन्होंने बात की, इनका हक बनता है, अपोजिशन लीडर हैं, सवाल उठाना इनका राइट है, और हम इनको इस चीज़ पर मुतमईन करेंगे इंशाल्लाह इस आदमी को पकड़कर। सही। जहाँ तक तल्लुक रह गया कमेटी का, तो कमेटी ने जी अपना काम शुरू कर दिया है। हम चाइल्ड अब्यूज़ पर बात करना, आपको पता है टैबू था बहुत बड़ा, हमारी बड़ी कंजर्वेटिव ईस्टर्न नॉर्म्स हैं जिनके ऊपर बात करते हुए कि यानी आप इसको सिलेबाई में डालेंगे तो ये कहीं ऐसे ना ले लिया जाए कि ये सेक्स एजुकेशन के मुतरादिफ है, और बच्चों को अगर हम मुल्क के तूल अर्ज में ये तालीम देने लगेंगे तो बड़ा टैबू था, रिमूवल होना चाहिए, क्योंकि अंडर द कारपेट डालने से बच्चे हमारे चाइल्ड अब्यूज़ को प्रोन हैं। इस पर कोई तरीकाकार निकल आए और उस पर उनको हिफाजती तदाबीर के नाम से या जैसे भी कोई उसका कोई एक ऐसा मेडन नेम निकाल कर आप उसको अपने सिलेबाई में लेकर जाएं। जो भी वो कमेटी सिफारिशात मुरतब करती है वो सारी उन ऑल कंसर्न के साथ शेयर की जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वो नुमाइंदे जो इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो चाइल्ड अब्यूज़ की प्रिवेंशन के लिए काम करती रही हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, मियाँ साहब की पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, हम सब के साथ शेयर करेंगे। ये मुआशरती सुधार का मामला है, किसी एक फरीक का मसला नहीं है। ये बच्चे मेरे भी हैं, आपके भी हैं, ये सबके बच्चे हैं, हमने इनको महफूज करना है। और इस मुआशरती सुधार में यकीनी तौर पे अपोजिशन जमातों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। महमूद रशीद साहब, क्या इस मामले में अपोजिशन जमातें खासतौर पर ज़ैनब के मामले में क्या सिर्फ अपनी सियासत ही चमकाती रही हैं, हुकूमत पर कोई मौसर और कोई जानदार प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब नहीं हो सकी, ऐसा महसूस हो रहा है? मैं समझता हूँ जी कि इसको सियासत चमकाना आप कहें तो ये आपका अपना ज़र्फ या आपकी अपनी सोच है। बिल्कुल भी इस तरह की बात आपको नहीं कहनी चाहिए। सियासी जमातें, मैं अगर वहाँ गया हूँ या पॉलिटिकल पार्टीज गए हैं, तो ये लोगों के जानो माल का मसला है। ये कोई एक रूटीन और नॉर्मल हालात के अंदर का कोई वकूआ वाक़या नहीं है। 1 दर्जन वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं, इसे मामूली करार नहीं दिया जा सकता। रशीद साहब, जो दीगर जो मुतासिरीन हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो दीगर वाक़यात के मुतासिरीन हैं, क्या उनके घर भी आप गए या सिर्फ ज़ैनब के ही घर गए? बिल्कुल गए, बिल्कुल गया हूं मैं। अच्छा। कोई पिछले 6 माह साल के दौरान जितने वाक़यात हुए सबके घरों पे गए, हम गए भी हैं और आके असेंबली के अंदर भी बात की है, शोर भी मचा है, सब कुछ हुआ है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं ये समझता हूं कि जिस तरह इस वक्त मीडिया हाइप इसकी बनी है, आज से कुछ 1.5 साल पहले जो कसूर में बच्चों को जिनसी तौर पर हरासा किया गया था और बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात जो थे, उसके ऊपर भी ये पूरा 1 हफ्ता ये सारी बात चली थी। मैं ये समझता हूँ जी कि इसमें
जरूरत इस बात की है कि हम नई लेजिस्लेशन करें। ये 1807 के कानून के ऊपर अब तक हम बैठे हुए हैं, पिछले 10 साल से यहाँ पंजाब में इनकी हुकूमत है, क्यों नहीं ये रिवाइज करते इन कवानीन को। और ये पंजाब की जो पुलिस है, पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पे, खास तौर पर पंजाब के अंदर पुलिस की जो परफॉर्मेंस है, इस पर हम मुतमिन नहीं है। पूरे पंजाब में आप जाकर देख लीजिए। दूसरा, मैं समझता हूं कि आप मुझे बताएं कि अव्वल तो मुलज़म पकड़ा नहीं जाता, पहले क्यों नहीं ये पकड़े गए? पकड़ा जाए तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं प्रॉपर तरीके से किया जाता, वो बच निकलते हैं। और आज तक कोई इस तरह के हीनियस क्राइम में मुलव्वस शख्स मुझे बता दें, मीडिया बता दे कि पिछले 10 सालों के दौरान कोई 2-4 केसेस ही बता दे कि जिनको पकड़ के ये वाकयात तो रोजाना दर्जनों में हो रहे हैं, कोई 2-3-4 मुलजिमों का नाम बता दें कि जिन्हें प्रोसिक्यूट किया गया हो, अदालत से सजा मिली हो और सरेआम उन्हें फांसी दी गई हो। नहीं हुआ। तो महमूद रशीद साहब ये बताना, मलिक साहब का हुकूमत का काम है ना, तो मैं ये समझते हैं। अरबाज साहब, मैं मियां साहब आपकी इजाज़त से, मैंने कभी ऐसे आप कभी इंटरप्ट नहीं किया, और ख़ासकर जब आप बात कर रहे हो तो मेरा बिल्कुल हक नहीं बनता, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। जी जी, मैं मलिक साहब, आपका ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ख़ास रोल है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जब पहले हुसैन खां वाला कसूर का केस हुआ तो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सारी बड़ी जमातों के सरबराहान भी उस जगह पर गए, और उस हुसैन खां वाला गांव में आज लोगों के रिश्ते नहीं जाते जी। उस हुसैन खां वाला गांव के ऊपर एक सोशल टैबू बन चुकी हुई है जी। उस हुसैन खां वाला गांव की एक सोशल पोजीशन जो है मुआशरती सतह पर बहुत तनज़ली का शिकार हुई है जी। लोगों के हुए रिश्ते टूटे हैं जी। वो हुसैन खां वाला गांव जो है वो एक बदनामी का टीका अपने माथे पे लेकर बैठे है जी। ये दुरुस्त बात है, लेकिन वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड था वो टोटल, मैं आपको एक वाक़या भी ऐसा हो तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, उसको कोई नहीं कहा जा सकता, एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मुआशरे के अंदर ये बुराई मौजूद थी। और टोटल वो 7 बच्चे थे, और उन 7 बच्चों का आपस में एक्टिव पैसिव रोल 4 साल से था, और उन्होंने 12 के करीब वीडियोस बनाई। अपनी वीडियोस एक दूसरे के साथ वो ब्लैकमेलिंग के तौर पे यूज करते रहे, और एक लड़के को उन्होंने उसी वीडियो की बुनियाद पर दोबारा अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जिसकी बुनियाद पर बात खुली। अच्छा, उसका जो क्वांटम था वो रिपोर्ट हुआ 282 केसेस, वो ये रिपोर्ट हुआ कि ये एक रिंग है, वो ये रिपोर्ट हुआ कि ये रैकेट बाहर के मुल्क में चाइल्ड पोर्नो मूवीज बेचता है। जब JIT ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये तीनों चीज़ों को उन्होंने निगेट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि कतई तौर पर अबू बकर खुदाबख्श साहब की वो रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है, और उस रिपोर्ट के बाद वो ट्रायल जब कोर्ट के अंदर गया तो ट्रायल में हाई कोर्ट और एंटी टेररिज्म कोर्ट दोनों जगहों पर थ्रेड एंड बेयर उसको प्रूव किया गया। तो टोटल जो लोग उस मुकदमे के अंदर चलान हुए सर, वो 7 हुए। सही। अब मैं ये पूछने में हक बजाने हूं, मैंने अपने तमाम दोस्तों से पूछा। मलिक साहब, ब्रेक उसके बाद 3 ऑप्शन। जी, ब्रेक पर जाने से पहले जी मलिक साहब, ब्रेक के बाद वापस आके आपको पॉइंट में पूरा लेता हूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, लगता है कि नए साल के साथ ही हमारी कौम के लिए बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस मजीद बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत, एटमी ताकत एक फ़र्ज है, जिस पर सिविल और अस्करी क़यादत का फौरी तौर पर बड़ा मौसर जवाब आया, और यह कहा गया कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत काबिल भरोसा है और भारत एक गैर जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत है। इस मौजू पर अब जरा बात कर लेते हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने जो बयान दिया और उस पर पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल था, अमजद शोएब साहब, आप क्या कहेंगे, कितना मौसर जवाब पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर सामने आया? देखिए जी, बात यह है कि जवाब आर्मी की तरफ से तो बिल्कुल फौरन आ गया। ख्वाजा साहब ने भी फिर फौरन बयान दिया। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ बड़ा इफेक्टिव एक बयान दिया, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। इंडिया उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको इस तरह की फजूल बात करनी नहीं चाहिए थी। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की एक बड़ी क्रेडिबल किस्म की कैपेबिलिटी है, बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी इफेक्टिव आपकी कैपेबिलिटी इस फील्ड में, पूरी दुनिया मानती है। और ये बात करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान को इंटाइस कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि जहां इंडिया ये काम करेगा और ये तवक्को होगी पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होगी। ये मैं समझता हूँ बड़ा मौसर जवाब दे दिया गया है, और एक गैर जिम्मेदाराना बयान था इंडियन चीफ का। इतने बड़े रैंक पे आके इस तरह की फजूलियात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन गालिबन
वहां वो अपनी पब्लिक की कंजम्पशन के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सही। आज आपके मुल्क को बड़ी थ्रेट्स हैं, इंडिया का अज़ाइम आपके सामने हैं, वो छुपे हुए नहीं। अमेरिका की धमकियां, लेकिन अमेरिका की धमकियां का आप सुन लीजिए कि अभी अगर वो आपसे कोई चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो ये वक्ती हैं, दर हकीकत वो हिंदुस्तान के इत्तेहादियां आपके नहीं हैं। खुदारा मियां नवाज शरीफ को चुप कराएं, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त कुछ और खतरात पे फंसी हुई है और पूरी पार्टी उन्होंने मॉडगेज करके रखी हुई अपने पास, एक उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है और सबका मैं समझता हूँ अमन मुल्क का खराब कर रहे हैं हर तरफ। उनको कम से कम नून लीग को ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि मेहरबानी करके मियां साहब को किसी जगह बिठाएं आराम से और अपने मुल्क का काम और नज़्म नस्क चलने दें, क्योंकि आज इस मुल्क को खतरात बहुत ज्यादा हैं और इनका मुकाबला करने के लिए कौमी यकजहती, हुकूमत का इफेक्टिव काम करना ये बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि एक शख्स अंदर सिर्फ यही रोता नजर आए कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ठीक है, तो मलिक साहब से इसका जवाब ज़ाहिर ले लेते हैं। मलिक साहब, पहले अमेरिका और अब भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी, क्या कहेंगे आप? और जैसे अमजद शरीफ साहब कह रहे हैं कि मियां साहब को थोड़ा मोहतात रवैया, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए बयान देते हुए, वरना उससे मामला खराब भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक सर्जिकल स्ट्राइक का ताल्लुक है तो हम अपनी सॉवरन किसी सूरत भी अपनी उनको ये वायलेट नहीं करने देंगे। ये हमारा पूरा नेशनल रिजॉल्व है, हमारी आर्मी तनदही के साथ खड़ी है और किसी जगह पर भी ना उनको हम इस चीज़ की बात की इजाज़त नहीं दे सकते और ये ना ही कोई मुल्क जुर्रत कर सकता है ये करने की। उनको पता है कि ये बिल्कुल इस मामले में हमारा तो टोटल 70 साल से जो फोकस है वही हमारा एज अ सिक्योरिटी स्टेट है। हमारे बहुत से कॉम्प्रोमाइजेज हैं टू बी अ सिक्योरिटी स्टेट। हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ये बात? उनको पता है कि एट वट एवर कॉस्ट, अगर हल्का सा किसी ने ये सोचा भी तो ये तो हमारा बिल्कुल तसव्वुर से बाहर है बात के, आगे से रिएक्शन नहीं आएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है, इंडियन आर्मी चीफ की, वो उनकी स्टेटेड नेशनल पोजीशन से बहुत डिफरेंट है। वो इंडिया की वो स्टेटमेंट जो पिछले इतने साल उन्होंने वावेला मचाए रखा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी आ रही है तो इनके खिलाफ आप बाइकआउट करें, इनके खिलाफ फलानी कदगन लगाएं, ये यूनाइटेड स्टेट्स के वहाँ के कांग्रेसमैन इनकी लॉबिंग करते रहे, वहाँ पर इनकी पिटिशंस फाइल होती रहीं जिस पर ये हमारे खिलाफ डिफरेंट सैंक्शंस लगवाने के लिए जाते रहे। तो आर्मी चीफ की तो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्टेटेड पोजीशन के खिलाफ उन्होंने वो स्टेटमेंट दी, पता नहीं कैसे दी और क्यों दी। मुझे लगता है कि जन साहब की बात मुनासिब है कि उन्होंने अपनी लोकल ऑडियंस की कोई कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट दी होगी। और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो बिल्कुल इस पर बड़ी पहले दिन बड़ी उनकी रिस्पांस क्लियर आई और वो बड़े मुहिब वतन बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की क़यादत करने वाले हैं और किसी सूरत भी कोई ऐसी बात तकसीम की नहीं है जी। और ये इंशाल्लाह जहाँ पर पाकिस्तान की सालमियत का सवाल होगा तो बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। चले महमूद रशीद साहब का भी कमेंट इस पे ले लेते हैं। महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, बताएं ना। मुजीबुर रहमान आज उनको बड़ा वफादार मुल्क का नजर आना शुरू हो गया। खुदा का नाम लें, आज तो इंडियन लॉ के चीफ जो उनकी किताबें सामने आ गई हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 1962 से ये मुजीबुर रहमान ये काम कर रहा था। अमजद शरीफ साहब, मियां महमूद रशीद साहब का कमेंट ले लें, फिर आपके पास भी आते हैं। जरा महमूद रशीद साहब, देना चाहिए दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, बयानबाजी जेब देती है आपस में। जी जी, बिल्कुल जेब नहीं देती कि अगर इंडिया चाहे तो फिर तजर्बा करके हमें दे दे, हम तजर्बा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है या नहीं है। अगर उन्हें इतना शौक है तो हमने जो सारा कुछ किया हुआ है वो इंडिया की खातिर ही किया हुआ है और इंडिया अपनी खातिर जमा रखे। और मेरा ख्याल है कि किसी लिहाज से भी उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। रही बात जो जनाब अमजद शोएब साहब ने कही है, मियां नवाज शरीफ साहब जिस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, फॉर गॉड सेक वो किसी तरह से भी इन हालात के अंदर मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। वो जो बात बार उछाल रहे हैं मुल्क के कौमी अदारों के बारे में, फौज के बारे में, आला अदालतों के बारे में, जिससे मुल्क में अनारकी पैदा हो रही है, हम सबको इकट्ठे होकर कम से कम खारजी महार पर नेशनल लेवल के ऊपर इस तरह का रवैया तर्क करना होगा। अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों के पीछे इस तरह अदारों की तबाही और बर्बादी का सामान हमें नहीं करना चाहिए और वो बातें नहीं कहनी चाहिए। जो हमारे दुश्मन जो है ना वो कह रहे हैं, हम जुबान हमें नहीं बनना चाहिए। सही है। अमजद शरीफ साहब, ये बताइएगा कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस बयान की? इस वक्त ये धमकी देने की, बयान देने की आर्मी चीफ को जरूरत क्यों पेश आई? ज़ाहिर पाकिस्तान एक महाज पर इस वक्त अमेरिका को भी जवाब दे रहा है, वहां भी नो मोर कह रहा है। ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बताइएगा। देखिए, बात यह है कि ये इंडिया नहीं बोल रहा, ये इंडिया बैठा हुआ है अमेरिका के कंधे पे। अच्छा। और ये एक मुश्तरका आवाज है, मैं आपको बता रहा हूं।
ये अमेरिका में उनकी निकी हेली और मुख्तलिफ उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अगर कोई हमने टफ टाइम देना है तो इंडिया के जरिए दिया जा सकता है, नहीं अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। तो अमेरिका जो कुछ करवाना चाहेगा वो शायद इंडिया से करवाना चाहे, लेकिन इंडिया भी उसी की ताकत पे बोल रहा है। और ये नैरेटिव जो है ना यहां से नहीं, ये डॉन लीक से शुरू हुआ है। जो ट्रंप ने कहा वो डॉन लीक्स वाला था किस्सा, और फिर वही चीज जो है वो आज इंडिया आपके सर पे कोई ना कोई ये लेके तो चढ़ा हुआ है, जबकि दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान में। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मियां साहब की धमकी हमारे सामने है कि अगर मियां साहब को कहीं नाहल कर दिया तो मियां साहब भी कल को मुजीबुर रहमान बन जाएंगे। ये कोई बातें करने की, यार खुदा का नाम लें, इस बंदे को समझाएं कि अल्लाह का नाम लो, तुम बैठो अपना मुकदमा लड़ो। भाई मेरे, ये कौम को क्यों तुम गलत किस्म की बातें और इस तरह की चीजें सुना के तो मुल्क में फतूर पैदा कर रहे हो। मुजीबुर रहमान का दुनिया को पता नहीं है कि वो क्या चीज था। मुजीबुर रहमान, आज आप रॉ के पुराने चीफ की किताब पढ़ें, उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि इंडियन रॉ ने मुजीबुर रहमान के साथ ताल्लुकात 1962 में कायम किए थे। वो 1962 से उनकी पेरोल पे था। ये मियां साहब उसकी मिसाल दे रहे हैं हमें। को खुदा का खौफ करना चाहिए। सही। मलिक साहब क्या समझते हैं आप, ट्रंप के अमेरिकी सदर होने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब दुनिया और खासतौर पर जनूबी एशिया के गैर महफूज हो गए? मैं थोड़ी सी वजाहत, देखें जनरल साहब का एक अपना इसको देखने का एक अंदाज ये हो सकता है जैसे जनरल साहब देख रहे हैं, लेकिन ये कोई दुरुस्त अंदाज नहीं है। अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी की बात करते हुए उन्होंने अगर किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का नाम दिए है तो उसका ये पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता जो जनरल साहब दे रहे हैं। देखिए, हर बात का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता। अगर मुजीबुर रहमान जब ईस्ट पाकिस्तान जुदा हुए तो क्या बहुत सी किताबों के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि वहां पे क्या एट्रोसिटीज हुई हैं जनरल साहब? क्या वो तारीख की कुतुब मैं आपको भिजवा देता हूं, सर आप उनका तरुजल कर लें, मलिक साहब लें। मैं भी आपको भिजवा देता हूं। जनरल अमजद साहब, मलिक अहमद साहब बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां महमूद रशीद हमारे साथ मौजूद थे, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के, और जनरल राइट अमजद शुएब साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।